नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच चुका है हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल, बीत चुकी हैं शहमात की सबसे बड़ी बिसात, आमने सामने आ डटे हैं सियासी रणबांकुरे। ऐसे में आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जो कर सके आपका विकास और पा सके आपका विश्वास। यही है वोट करे हरियाणा का असली मकसद। आज हम बात कर रहे हैं वीर शहीदों की धरती फरीदाबाद के तिगांव की। यह सीट कई मायनों में दिलचस्प है। यहां से कृष्णपाल गुर्जर विधायक थे जो अब सांसद होकर मोदी सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं जहाज रानी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आज तिगांव की इस चुनावी यायावरी में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार और हरियाणा मामलों के जानकार हरीश चोपड़ा जी। हरीश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो में। हरीश जी, पहली चुनावी तस्वीर तिगांव की क्या उभर कर सामने आती है? नरेंद्र मोदी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद यूं तो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव उनकी सरकार के लिए और मौजूदा हुडा सरकार के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा का सवाल है। अब देखना यह है कि तिगांव सीट जो है वो इस समय एक वीआईपी सीट जिसे कहते हैं वो हो गई है। हरीश जी, जो हालिया उपचुनाव हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, और इसके नतीजे जो सामने आए हैं, तो आपको क्या लगता है मोदी नामक गुब्बारे की हवा निकली है कहीं ना कहीं? वैसे तो जो विधानसभा उपचुनाव होते हैं त्रिदीप जी, वो भी एक तरह से परीक्षा ही है। बाद में आप पराजय या विजय पर कोई भी प्रतिक्रिया दें, वो एक सामान्य सी प्रतिक्रिया होती है। जो पराजित होने वाले वो कहते कि ये मोदी सरकार का टेस्ट नहीं है, जबकि विपक्ष जो है वो कहता कि ये मोदी सरकार का टेस्ट था। हरीश जी, अब से पहले जितने भी जनमत सर्वेक्षण हरियाणा में हुए, वहाँ एडवांटेज बीजेपी की बात होती रही कि बीजेपी 55 सीटें जीत जाएगी, 60 सीटें जीत जाएंगी। अब क्या माहौल लगता है आपको? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मोदी सरकार की जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन ज़रूर हुई है, चाहे उसका असर बहुत कम हो अभी। क्योंकि हरियाणा में जो है वो एक परिवर्तन के लिए और एक नई सरकार के लिए चुनाव हो रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ वो उपचुनाव तो हो नहीं रहे। इसलिए जनता का जो जनादेश है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी कुछ कहना उचित नहीं है। हरीश चोपड़ा जी का मानना है कि यह चुनाव हरियाणा में परिवर्तन के लिए चुनाव है। उनसे हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ये वक्त है ये जानने का कि आज के एपिसोड में आप क्या क्या देखने वाले हैं। हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का समापन होगा ताऊ की चौपाल से। बिग बॉस के किस्से भी घड़े बड़े बड़े से अंदर की बात यो से जो धीरे धीरे बाहर आ रही से। और प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से, जिसकी बयानी है चुनावी चटखारे। भले ही हरियाणा में तमाम जनमत सर्वेक्षण भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें दे रहे हों, पर जमीनी सतह पर भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी के बड़े नेता न सिर्फ मनमानी कर रहे हैं, बल्कि अन्य दलों से, खासकर कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को भाजपा हाईकमान ज्यादा तरजीह दे रहा है। शाह एंड कंपनी ने जहां एक और ऐलान किया कि नेताओं के करीबी नाते रिश्तेदारों को पार्टी टिकट नहीं मिलेगी, वहीं सबसे पहला दांव प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने खेला और उन्होंने अपने समधी मूलचंद शर्मा के लिए फरीदाबाद से पार्टी टिकट का जुगाड़ कर लिया। सनद रहे कि मूलचंद शर्मा पहले चौटाला की पार्टी इनोलोद में थे। ठीक वैसे ही कांग्रेस से भाजपा में आए और केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने खासम खास ओम प्रकाश यादव को नारनौल से भाजपा का टिकट दिलवा दिया, जिसको लेकर नारनौल के पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। सो अब भाजपा से जिन बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिल पाया है, वे इनोलोद का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा भाजपा के कई असंतुष्ट नेता लगातार ओम प्रकाश चौटाला के संपर्क में हैं और वो भाजपा की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर सकते हैं। चुनावी चटखारे के बाद अब हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं हरियाणा के तिगांव विधानसभा क्षेत्र की ओर। तिगांव में कैसे रहे हैं चुनावी हालात, किस पार्टी का रहा है दबदबा और कौन सी पार्टी इस बार तिगांव में जीत का बिगुल बजाने को बेकरार है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगा तिगांव ग्रामीण और शहरी क्षेत्र है। यह विधानसभा क्षेत्र प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए बलिदानियों का इलाका है।
यहाँ इन शहीदों के स्मारक भी बने हुए हैं। हालांकि इसके सौंदर्यीकरण को लेकर हमेशा कोई ना कोई राजनीति चलती रही है। तहसील और जिला दोनों फरीदाबाद में होने के बावजूद तिगांव ग्रामीण इलाका है, विकास की दौड़ में कहीं पिछड़ा। वैसे तो तिगांव कई तहसीलों और शहरी हलकों से जुड़ा है, लेकिन शहरों की सुविधा यहाँ के लोगों को मयसर नहीं। ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, लेकिन किसानों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाने की वजह से खेतीहर खेती छोड़ने पर मजबूर है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है। पानी का लेवल काफी नीचे होने की वजह से किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। साथ ही पीने की पानी की भी बड़ी किल्लत है। जमीनों का अधिग्रहण भी यहाँ एक बड़ी समस्या रही है। बीपीटीपी जैसी कंपनियां ने औने पौने दामों पर सैकड़ों एकड़ जमीनें अधिग्रहित कर ली है। हरीश जी, क्या जुड़ाव रहा है इस कंपनी का रॉबर्ट वाड्रा के साथ? देखिए, जहाँ तक भूमि अधिग्रहण का सवाल है, ये केवल हरियाणा की समस्या नहीं है, ये तो पूरे देश की समस्या है। लेकिन भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों ने हमेशा आंदोलन भी किए। हमने टप्पल गांव का आंदोलन भी देखा और हरियाणा के किसानों के आंदोलन भी हमने लेकिन पिछले 5 साल में बहुत देखे। हरीश जी, जब भी तिगांव की बात आती है और इस कंपनी की बात आती है और ललित नागर की बात आती है, तो कोई ना कोई इक्वेशन बनता हुआ नजर आता है। देखिए, ललित नागर जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो रॉबर्ट वाड्रा के बहुत करीब हैं और उन पर सीधा सीधा आरोप है कि जितने भी जमीन के सौदे रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनी ने किए, उनमें ललित नागर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई है। तिगांव और उत्तर प्रदेश के बीच कोई खास दूरी नहीं है, लेकिन यमुना नदी यूपी और तिगांव को अलग करती है। यमुना से लगा क्षेत्र अति पिछड़ा है। इलाके के विकास के लिए क्षेत्रवासियों की यमुना पर पुल बनाने की बड़े लंबे समय से मांग है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस पुल के बन जाने से ग्रेटर नोएडा और नोएडा की विकास यात्रा यहाँ से जुड़ सकेगी। क्यों नहीं बन पा रहा आखिरकार ये पुल? देखिए, यहाँ तक सड़क निर्माण और पुल निर्माण का सवाल है। अब बहुत से मांग इस पर भी हुई है, मास्टर रोड बनाए जाएं, नोएडा से जोड़ा जाए, इसको ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ा जाए। आपको लगता है ये पुल बन जाने से विकास की जो बयार ग्रेटर नोएडा और नोएडा की है वो तिगांव तक पहुंच सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। विकास की बयार के लिए पुल निर्माण जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के आपसी सोशल फैब्रिक्स के लिए भी पुल चाहिए, चाहे वो संबंधों का पुल हो, और देश के विकास के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए भी सड़कें और पुल का निर्माण बहुत ज़रूरी है। तिगांव की चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम तिगांव विधानसभा सीट पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। गैर जाट उम्मीद कर रहे थे कि इस बार नेतृत्व की लड़ाई में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा हरियाणा में आज हम हैं तिगांव के चुनावी सफर पर। आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तिगांव पिछड़ा इलाका है। चुनांचे क्षेत्र में विकास की नई बयार लाने के लिए किसी बड़े पैकेज की सख्त दरकार है। अवैध रेत खनन का मामला जोरों पर है। सड़कों की हालत और भी बदतर है। गुर्जर बहुल क्षेत्र होने के साथ ही नागरों की एक बड़ी बेल्ट है। क्षेत्र का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कृष्णपाल गुर्जर करते हैं, जो फिलवक्त मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर 2009 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के ललित नागर से महज 818 वोटों से जीते थे। सांसद मोदी लहर में बने थे, पर अब यहां मोदी लहर का उतना असर नहीं दिखता। हरीश जी, जब बात ललित नागर की आती है तो क्या तस्वीर उभर कर आती है सामने? देखिए, कांग्रेस तो जाहिर है कि ललित नागर के ऊपर ही उन्होंने दाव लगाया है अपना। हुड्डा सरकार के 10 वर्ष के शासन में एक स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चाहे वो बहुत कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा का जो अतीत है, हरियाणा का जो चुनावी इतिहास है, वो जातिगत समीकरणों पर आधारित रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो, क्योंकि तीनों लालों के जो परिवार हैं वो भी जातिगत समीकरणों पर ही अपनी राजनीति करते रहे। हरीश जी, गैर जाटों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी से भी नाराज दिख रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि जो भाजपा ने पहली लिस्ट अपनी घोषित की 16 जाटों को टिकट दिया गया,
गैर जाट उम्मीद कर रहे थे कि इस बार नेतृत्व की लड़ाई में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनके लिए भी एक बहुत दुखदाई है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस ढंग से हरियाणा में कांग्रेसीकरण हुआ है। इससे पहले कि तिगांव के चुनावी हालात पर और विस्तार से चर्चा की जाए, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के तिगांव विधानसभा सीट की तस्वीर पर। तिगांव विधानसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 2,19,845 है, जिनमें 1,42,769 वोटरों ने इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया, यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में, जबकि 496 मतदाताओं ने अपने जनप्रतिनिधियों से नाराजगी जताते हुए नोटा का बटन दबाया। यहां से भाजपा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेसी उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना को 65,007 वोटों से शिकस्त देते हुए जीत का सेहरा बांधा। इस विधानसभा सीट पर भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर को 88,971 वोट और अवतार सिंह भड़ाना को 23,204 वोट मिले। यहां से इनेलोद के आर.के. आनंद को 6,569 और बीएसपी के उम्मीदवार पंडित राजेंद्र शर्मा को महज 8,033 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के हालात पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए यह भी देखते हैं कि 2009 के विधानसभा चुनाव में यहां की तस्वीर क्या थी। 2009 विधानसभा चुनाव में 87,132 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। यहां से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर को 39,746 वोट मिले और कांग्रेस के ललित नागर को 38,928 वोट। वहीं आईएनएलडी के राजेंद्र कुमार को 1,155 तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राज किशोर को महज 1,490 वोट हासिल हुए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र में मंत्री बनने के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत वाले एक पुल का शिलान्यास मंझावली गांव में किया, लेकिन अभी तक इसके लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। तिगांव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखता है। हरीश जी, क्या दिखता है मुकाबला आपको यहाँ? जाहिर है मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होगा। हालांकि इनेलो ने बहुत ही शिक्षित अरविंद जी पर अपना दांव लगाया है, लेकिन क्योंकि इस समय जो बात है वो है हरियाणा में नई सरकार के गठन की। तिगांव में चुनावी मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है वो कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखते हैं? क्या जमीन अधिग्रहण का मुद्दा? जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, अवैध खनन का मुद्दा है। आप देखिए हाल ही में हरियाणा प्लॉट होल्डर एसोसिएशन ने प्रशासन के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन किया, जन सुविधाओं को लेकर के कितना बड़ा उन्होंने धरना दिया। ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो एक जन सुविधाओं की बात हो, किसानों को अभी तक भी जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई ना तो उन्हें मुआवजा मिला, ना अगर वो ये चाहते हैं कि उन्हें ज़मीनें वापस की जाए। अब बहुत सारी बातें जो हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी ज़मीन अधिग्रहण के फैसले हरियाणा की हुड्डा सरकार ने किए, लेकिन उनको भी हाई कोर्ट से एक झटका सहना पड़ा। बहुत से मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, पानी नहीं है मुद्दा, पुल अभी तक नहीं बने, भले ही शिलान्यास कर दिया हो, गडकरी जी ने भले ही पुल का शिलान्यास कर दी, लेकिन उसके लिए भूमि का अधिग्रहण कहाँ से हुआ है? हरीश जी, अगर 2014 लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को देखें तो यहाँ एडवांटेज बीजेपी की स्थिति रही, तो क्या वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? वो चीज़ें आगे बढ़ी है या बैक गियर में चला गया? देखिए, हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव में मैं कई गाँव में जाता था, तो वहाँ स्पष्ट रूप से जो युवा मतदाता था वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से प्रभावित रहा। और इस चुनाव में क्योंकि ये स्थानीय मुद्दे भी है इस पे है, और इसमें राष्ट्रीय बहुत सारी कांग्रेस की राज्य सरकारों को, जिसमें दिल्ली भी एक है, मनमोहन सरकार की गलतियों का और मनमोहन सरकार की जो छवि थी सरकार की, एक भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार की छवि की, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और यही मैं हरियाणा में देख रहा हूँ कि केंद्र की गलतियों का या जो भी मनमोहन सरकार की गलतियों का खामियाजा अभी लोगों के दिलों में याद है, और ये नुकसान जो है वो मौजूदा सरकार को हरियाणा में होने वाला है। अगर तिगांव की बात करें तो तकरीबन 8,000 नए वोटर यहाँ इनरोल्ड हुए हैं इन चुनाव में, तो आपको लगता है उनका रुख क्या होगा नए वोटरों का, जो युवा हैं, पहली बार मतदान करने जा रहे हैं? देखिए, आज का युवा जो है उसकी सोच पहले से कहीं अधिक व्यापक
और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश का जो वोट का जो ट्रेंड है वो भाजपा की तरफ ही अभी तक तो कायम है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ हरीश चोपड़ा जी के साथ हमारी चर्चा यूं आगे भी जारी रहेगी। वोट करेगा हरियाणा में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। बिग बॉस के किस्से भी घने बड़े बड़े से हैं। अंदर की बहुत योश है जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के हरियाणा चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाली प्रोग्राम वोट करेगा हरियाणा में। आज हम तिगांव के चुनावी सफर पर हैं और हमारे साथ हैं हरियाणा मामलों के जानकार हरीश चोपड़ा। आइए अब सीधे चलते हैं हरीश जी के पास और पूछते हैं उनसे क्या दिख रहा है तिगांव में इस बार उनको। ग्रामीण जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ कॉलोनियाँ तो बहुत कम है, गुजर बहादुर गाँव है और नागर वोट भी है, ब्राह्मण वोट भी है, ठाकुर वोट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि तिगांव का जो मतदाता है इस बार जातीय आधारित वोट पर नहीं जाएगा। वो सही सोच के साथ और सही सकारात्मक सोच के साथ, अगर वो परिवर्तन चाहता है, अगर उसके मन में परिवर्तन है, तो वो एक स्पष्ट जनादेश देने का पक्षधर रहेगा, ये मेरा मानना है। हरीश जी, इनेलो की स्थिति आप क्या देख रहे हैं? इनेलो का ऐसी बात तो नहीं है कि जनाधार नहीं है, पुख्ता जनाधार उनका रहा है और बहुत पुराना इतिहास रहा है उस पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी अतीत में कई भूलें की, उनका उस पर असर पड़ा, उन्हें सत्ता भी गंवानी पड़ी। हालांकि मैं मानता हूं कि भाजपा भी अब तक हरियाणा में हमेशा बैसाखियों पर चली है। उसके लिए भी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 7.40 मत मिले थे। जो अन्य छोटे दल हैं, मसलन जनहित कांग्रेस है, हरियाणा चेतना पार्टी है, गोपाल कांडा की पार्टी है, अजी, इनकी भूमिका क्या तिगांव में मानते हैं आप? देखिए, मुझे बड़ी इस बात की हैरानी होती है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले इतने दल पंजीकृत, राज्य स्तरीय दल, इतने दल पंजीकृत किए गए हैं कि शायद किसी राज्य में नहीं होंगे। एक गुड़गांव से 10 पार्टियों ने अपना अपना पंजीकरण करवाया है। इतने दलों की दलदल में इन सब दलों का सिर्फ मैं एक बात मानता हूं कि ये वोट कटवा साबित होगी। कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा का जो गठबंधन है, क्या कोई गुल खिला सकता है? देखिए, विनोद शर्मा जी हरियाणा सरकार में बहुत बड़ी भूमिका रही। हुडा में वो वित्त मंत्री रहे, कभी उनका दौर था। वो महज ये है कि अपनी सीट बचा ले या अपने किसी खास आदमी की सीट बचा ले या 1-2 सीटें ले ले। जहाँ तक बिश्नोई जी का सवाल है, उनका मुझे लगता है कि जनाधार तो है, लेकिन जो उनकी परंपरागत सीटें रही हैं, अगर उनको बचा पाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो। तिगांव की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर, क्या आप मानते हैं कि एडवांटेज बीजेपी की स्थिति है यहाँ पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस सीट पर लाभ की स्थिति में है। बाकी देखना यह है कि क्योंकि चुनाव जो होते हैं वो केवल वोटरों के बल पर या लहर के बल पर नहीं लड़े जाते। चुनावों में एक रणनीति होती है कि प्रचार किस ढंग से हुआ है, किस ढंग से। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ संगठनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है तो इसका नुकसान भी उसे हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई विशेष कैडर कभी नहीं रहा। इस बार क्योंकि केंद्र में उनकी सत्ता है, इसलिए उनका कार्यकर्ता उत्साहित जरूर है, लेकिन देखना है कि वो मतदाताओं को कितना प्रभावित करते हैं। जैसा कि हरीश चोपड़ा जी का भी मानना है कि तिगांव में कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर दिखती है और यहाँ एडवांटेज बीजेपी की स्थिति बनी हुई है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ हरीश चोपड़ा की राय के बाद अब बारी है तिगांव के वोटरों की राय जानने की। शुरू से नाली ना है, यहाँ पर नाली का सिस्टम कोई नहीं है, कूड़े का सिस्टम कोई नहीं है। कूड़ा देखो ये पड़ा, मतलब कहीं नहीं है। कूड़े की सबसे बड़ी समस्या है मतलब आपको। तुम्हारे तिगांव में चारों तरफ पानी पानी घूमता रहेगा, तुम्हें पानी की दिक्कत नहीं आएगी, बिजली की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत आज बरकरार जो कि हुआ है उसमें कोई तिल भर काम नहीं हुआ। विधायक का तो कामकाज कुछ नहीं रहा, यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है। टाइम पे बिजली नहीं आती, नहीं टाइम पे पानी मिलता, नहीं कुछ, और किसान बहुत ढांचे में जा रहा है।
तगाम भैंसरावली मोड़ पर हर वक्त जाम की स्थिति रहती है। रोड पर कोई काम नहीं हुआ है, रोड सारे डैमेज हैं। पूरे गांव के रास्ते सारे खत्म है जी बिल्कुल। 5 साल में सरकार इलेक्शन के टाइम पे तो यहाँ पर नेता आ जाते हैं, लेकिन बाकी नेता नहीं आते यहाँ पे। विधायक यहाँ पे कुछ नहीं कराया, विधायक ने कोई काम नहीं कराया। विधायक जी रोज आते हैं यहाँ पर, हम बार बार बोलते हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं वो भी। क्या करेंगे हम तो वोट जब देंगे, जब हमारे ये सड़क बन जाएगी हम क्या करेंगे। चला हम पे जानी, हला हम पे जानी। नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई हिल्ला नहीं, और महंगाई इतनी कर दी 100 रुपया में एक दिनों की पूर्ति ना हो, एक छक की नहीं हो रही सब्जी में। ये तालाब में जो लेटरिन बाथरूम जो जा रहा है ना, इसका जो बाहर समाधान किया जाए। इतना भी गांव का सारा सीवर लाइन डली नहीं हुई है, नालियों का पानी इकट्ठा होकर तालाब के अंदर जाता है। हरियाणा से जनता हमारे जमीन के मुद्दा से जो है दुखी है। जो भी हुआ है हमारी पंचायत से और पंचायत के ग्रांट से हुआ है। पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया दारू में। 14 साल के बालक ने दारू दे रहे हैं। सब बोलते हैं हरियाणा नंबर 1 है, इसमें सारे काम 2 नंबर के होते हैं। पब्लिक जाएगी जब भी तो प्रयास करेंगे। हम यहाँ की पब्लिक भी ऐसी है, किसी के पास जाती नहीं है। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं बात खरी कहने वाले ताऊ से और देखते हैं ताऊ की चौपाल। मैं आप लोगों को एक किस्सा बताऊं सुन। बिग बॉस के किस्से भी घने बड़े बड़े से हैं। अंदर की बहुत योच है जो धीरे धीरे बाहर आ रही है। हुआ यूं कि एक बार बिग बॉस के घर में सारी की सारी कुंवारी छोरियों ने खाना नहीं खाया। अब बिग बॉस घने परेशान हो लिए भाई, यो के माजरा से पता ना इन छोरियों ने क्यों हो गया से। अरे कुछ दिन बाद पता चल गया कि उस दिन घर की सारी कुंवारी छोरियों ने राहुलवार का व्रत रखा था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फ़ोन करें। हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतज़ार है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा हरियाणा के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी हरीश चोपड़ा और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।